नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। 6 अप्रैल 1980 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। किसी ने कल्पना नहीं की थी। और आज आपको बताते चले, 80 के बाद 84 में इलेक्शन होते हैं, मात्र 2 पार्लियामेंटेरियन जीत करके आते हैं, भारतीय जनता पार्टी। और 2019 की बात करें, 303 पार्लियामेंटेरियन आ जाते हैं। इतना लंबा सफर और इतने लंबे सफर में इतनी उपलब्धियां, इस पर हम चर्चा करेंगे। सरबजीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जो किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सरबजीत जी, आपका स्वागत है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको मुबारक हो, आज आपकी पार्टी का, आपके संगठन का स्थापना दिवस है। बहुत बहुत मुबारक आपको। बिल्कुल विनोद जी, आज 6 अप्रैल आपको पता ही, जैसे आपने पहले कहा है कि 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। उससे पहले 21 अक्टूबर हम पीछे जाएं, 1950 को जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने भारतीय जनसंघ का स्थापना की थी जी। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का नाम जो दिया माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो इसके पहले अध्यक्ष बने, और 6 अप्रैल 1980 को, तो आज मैं फ़ख्र से और ख़ुशी से आपको कह सकता हूं कि आज जो स्थापना दिवस था, ये हमारा 14 साढ़े 14 लाख जो पोलिंग बूथ है पूरे भारत में जी, वहाँ पर बनाया गया, कार्यकर्ताओं के बीच फूल माला अर्पित करके। तो ये स्थापना दिवस जो है भारतीय जनता पार्टी का, ये भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के लिए एक फ़ख्र की बात कि आज वो पार्टी, जैसे आपने कहा कि जो 2 MP लेके चली थी 1980 में, आज उसके 303 MP हैं 2019 की इलेक्शन में जी। और इस बार का भी हमारा लक्ष्य जो साफ है कि हमने 370 MP क्रॉस करने हैं, ये हमारा लक्ष्य है। और जो अलायंस पार्टनर है वो 400 से पार का लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो रखा हुआ है, मैं समझता हूँ कि आज हर कार्यकर्ता के लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है। और सभी कार्यकर्ता हर पोलिंग बूथ पे स्थापना दिवस आज बना रहे हैं। सरबजीत जी, ये सफ़र बड़ी जल्दी तय किया आपने और देश की सबसे बड़ी पार्टी भी बन गए। कहाँ 84 में आपके 2 पार्लियामेंटेरियन थे? कहाँ इसमें साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल तो नहीं किया आपने? ये आरोप आप पर लगते हैं कि आप पोलराइजेशन की राजनीति करते हैं। यहाँ बड़ी साफ एक पॉलिसी के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसको आगे लेकर बढ़े हैं। जो एक ऐसा हमारा सिद्धांत था कि संविधान को बचाना, छोटी छोटी बातें तब रखी गई थी कि हर जो मतलब इंसान है जो भारत में रहता है उसको रोज़गार मिले जी। और हमारे जो एक संस्कृति का, जो कल्चर का ओमनी प्रेजेंस हर जगह हो। तो ये ऐसे सिद्धांत थे जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो मूल बात थी उसको लेकर आगे बढ़े। और आज पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। मैं समझता हूँ कि लोग आज फ़ख्र के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की अगुवाई में जो भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया की नंबर 1 पार्टी पड़ी है और बहुत ज़्यादा मेंबरशिप हमारी हो रही है। और ये एक रिकॉर्ड टूटा है कि पूरी दुनिया में शायद ही किसी पार्टी के पास इतने एक्टिव मेंबर हैं जितने भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। आज प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को संबोधित किया और उसमें ये कहा है कि कुछ लोग परिवारवाद को बचा रहे हैं और कुछ लोग राष्ट्रवाद को बचा रहे हैं। तो उनकी कल्पना अपनी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के साथ, उस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हो? वाकई में देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि ये जो कांग्रेस का एक कल्चर रहा है जी। आपने देखा है कि नेहरू से, उसके बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी, अब आगे बच्चे आएंगे। तो राहुल गांधी जी को भी देखिए कितने साल हो गए उसको लॉन्च करते हुए, हमने देखते हुए। आज तो वो बूढ़े हो गए हैं और नौजवान नहीं है, वो 52-53 साल के हो गए हैं। तो ये परिवारवाद का एक ऐसा मोह प्यार है जी। आज मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जो काम करता है कार्यकर्ता है, वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, वो इस देश का मुख्यमंत्री बन सकता है, वो इस देश का प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, वो किसी भी बड़े से बड़े पद पर पहुंच सकता है। आपने देखा राष्ट्रपतियों के कैसे चुनाव हुए यहाँ, कहाँ से। आज ये जो हमारी विचारधारा की लड़ाई और वहाँ जो एक मोह प्यार में, वो परिवार के मोह प्यार में पड़े हुए हैं, शायद इसीलिए वो नीचे जा रहे हैं। तो हमें तो उस पर कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आज जितने भी लोग आप देखिए,
आज यहाँ पर मोदी जी हैं, उनका क्या परिवार है आप देख रहे हैं। जोगी जी हैं, उनका क्या परिवार है। ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए कि शादी करते हैं, सब करते हैं, ये ऐसी बात नहीं है। लेकिन उन लोगों ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, उनको वक्त ही नहीं मिला शादी करने का जी। और आज अगर उनके साथ ऐसे परिवारवाद, जिनके आगे बच्चे, आगे दोते पोते, वो भी आ जाएंगे थोड़ी देर के बाद, उन पे भी लोग उनके नारे लगाएंगे। तो ये लोग उब चुके हैं, 50 साल उन्होंने देखा है। तो लोगों ने ये जो एक भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा थी, इसको लोगों ने बड़ी जल्दी इसका सरबजीत जी, इस विचारधारा को प्रोटेक्ट करना, इसको संरक्षित करना, यह अब आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भांति भांति अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आपको ज्वाइन कर रहे हैं। तो क्या अपनी विचारधारा को आप प्रोटेक्ट कर पाएंगे, संरक्षित कर पाएंगे? देखिए विनोद जी, जो लोग बाकी पार्टियों से आते हैं, नो डाउट कि जब वो आते हैं उनको कुछ हमारे जो बेसिक हमारे असूल हैं, प्रिंसिपल हैं, इनको जानकारी नहीं होती है। लेकिन अब मैं यहाँ के नाम नहीं लूँगा, कितने लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी में विलय हुआ, बड़े बड़े लीडर्स का आज देखिए वो विचारधारा बहुत जल्दी समझ जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि यहाँ पर सभी कार्यकर्ता हैं, यहाँ लीडर कोई नहीं है। तो कार्यकर्ता की हैसियत से बड़े लीडर को पोलिंग बूथ पे जाना पड़ता है। यहाँ 11 लोग की कमेटी है, ये नहीं है वो कहेगा कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ तो मैं पोलिंग बूथ पे जाऊँगा। चाहते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, सभी लीडर यहाँ कार्यकर्ता हैं। अगर प्रोग्राम आया है, पार्टी का प्रोग्राम है कि हमें ऐसे करना है, तो वहाँ जाना पड़ेगा। अगर पार्टी का कार्यक्रम है, देखिए यहाँ पर बड़ी एक हमारा सबसे बड़ा सक्षम आप देखिए कि पोलिंग बूथ का प्रेसिडेंट, उसको हम अहमियत देते हैं। इसी तरह मंडल का अध्यक्ष, उसको हम अहमियत देते हैं। इसी तरह जिला के अध्यक्ष, उसको अहमियत देते हैं। इसी तरह प्रदेश का अध्यक्ष और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये जो अध्यक्ष हैं नीचे से लेके पोलिंग बूथ का अध्यक्ष, उसकी आज अभी इलेक्शन है, इतनी इंपॉर्टेंस है। और थ्रू आउट ईयर, ये नहीं कि अभी इलेक्शन है, इसके अलावा भी हम लोग हमेशा पोलिंग बूथ पे स्ट्रेस देते हैं, वहाँ पर काम करते हैं। वहाँ हमारे संगठन जितने भी हैं, हमारे मोर्चे जितने भी हैं, आपको पता ही है कि 7 मोर्चे हैं, उनके अध्यक्ष हैं, पेरेंटवाड़ी है, जिला अध्यक्ष है, उनके मंडल अध्यक्ष हैं, और वो नीचे तक पूरी हमारी रचना जो है नीचे तक हमारा बना हुआ है कि जो पोलिंग बूथ का प्रेसिडेंट, उसके साथ किसान मोर्चे का एक मेंबर होगा, महिला मोर्चा का एक मेंबर होगा, युवा मोर्चा का एक मेंबर होगा, वहाँ का ओबीसी का समाज है उसका एक मेंबर होगा, वहाँ एससी का समाज है उसका होगा, जम्मू कश्मीर में एसटी बहुत है, एसटी का मेंबर होगा। तो ऐसे हमारी जो संरचना है, एक संगठनात्मक जो मैं समझता हूँ कि जो स्ट्रक्चर है हमारा यहाँ पर, यहाँ नहीं पूरे हिंदुस्तान में, ये नहीं है कि यहाँ पर, हर जगह हमारा संगठन जो है पोलिंग बूथ से शुरू होता है। जो नब्ज है लोगों की, और आए दिन हम पोलिंग बूथ पे सभी कार्यक्रम करते हैं। मन की बात पिछले दिनों लगातार चला, अब कोड ऑफ कंडक्ट के कारण शायद 2 महीने बंद रहेगा। तो पोलिंग बूथ का कार्यक्रम जो है बिल्कुल मन की बात का कार्यक्रम बिल्कुल पोलिंग बूथ लेवल पे हम सुनते हैं। जो हमारा पोलिंग बूथ है, कितना भी बड़ा कोई लीडर है, कोई मंत्री है, कोई चीफ मिनिस्टर है, कोई हमारा मंडल अध्यक्ष है, कोई हमारा जिला अध्यक्ष है, कोई हमारा प्रदेश अध्यक्ष है, महामंत्री हैं, उनको अपने पोलिंग बूथ पे वो कार्यक्रम सुनना होता है जी। और उसको बड़े सर, दो सवाल, एक तो सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको कोई भी सफोकेशन महसूस हुई, क्योंकि आप भी कांग्रेस में लंबे अंतराल तक रहे, उसके बाद बीजेपी में आए, कोई दिक्कत हुई आपको? देखिए मैं विनोद जी आपको बताऊंगा, मैं 2014 से ही भारतीय जनता पार्टी में आ गया था जी। मुझे पता, ज्वाइन नहीं की थी मैंने, ज्वाइन तो मैंने 17 में की, लेकिन मैं तभी आ गया था। वहाँ पर मेरे इलाके में माननीय गंगा जी इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उससे पहले मैंने बहुत काम किया था, उनको वोट दिलवाए थे, तो मैं तभी से आ गया था। क्योंकि एक ऐसी पार्टी, आज देखिए, आज लोग, मैं सिख हूँ, सिख समाज का चेहरा हूँ, तो बड़ी बातें लोग करते हैं। मुझे मालूम है कि कांग्रेस में सिखों के लिए क्या किया, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी सिखों के लिए क्या कर रहे हैं। आज फर्क जो है ना, लेकिन सिख समुदाय आज थोड़ा एनॉयड है बीजेपी से, और वो किसान मोर्चे को लेकर के सिख कम्युनिटी के इस आंदोलन को जोड़ते हैं। देखिए ये बात सही है कि जो आंदोलन की बात है, आज जो किसान आंदोलन है वो केवल कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का आंदोलन है, वहाँ कोई किसान नहीं है। हाँ, यहाँ तक सिखों की बात है, इसमें मैं भी समझता हूँ, लेकिन मैं आज आपके चैनल के माध्यम से
जितनी भी हमारी सिख संगत है जम्मू कश्मीर की, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि अरे भाई, ये वो कांग्रेस है जिसने 15-20 हज़ार सिखों का कत्ल किया। जब हम छोटे थे, मैं तब 10th में पढ़ता था, तो डर लगता था घर से निकलने को। और आपको पता है कि दिल्ली में सिखों के गले में टायर जलते हुए जला के और 15,000 सिखों का कत्ल किया इस कांग्रेस ने। और आज मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी ने आज बाल दिवस साहिबजादों के नाम पे पूरे हिंदुस्तान में, केरला कर्नाटका में किसी को नहीं पता सिखों का, वहाँ का जो प्राइमरी एजुकेशन है फर्स्ट से लेके 5th तक, वहाँ साहिबजादों की पूरी हिस्ट्री, गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी की हिस्ट्री, पूरी दिल्ली की पूरी हिस्ट्री जो है पूरे हिंदुस्तान में पढ़ाई जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी, करतारपुर साहब कॉरिडोर, अफगानिस्तान से जिस तरीके से वहाँ सिखों का, वहाँ धार्मिक हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी का अपमान किया। क्या वजह है? मैंने देखा देखिए, एक प्रोपेगेंडा फैक्टर है जी। ये लोग जो, इन सबको पता है कि कांग्रेस ने सिखों के साथ क्या किया, और मैं दावे के साथ आज कह सकता हूं, अगर हिंदुस्तान में कोई पार्टी सिखों की है तो वो भारतीय जनता पार्टी है जी। कांग्रेस कभी सिखों की पार्टी नहीं हो सकती। अब देखिए, उसके कितने जो मिनिस्टर हैं, पुराने एक्स मिनिस्टर हैं, जिन्होंने वो हत्याएं कराई, 15,000 सिखों को मारा दिल्ली में क्या, कानपुर, पूरे हिंदुस्तान में सिखों की क्या दुर्दशा हुई। तो ये अगर आज कोई हमें कंफर्टेबल जोन है जहां हम बैठ सकते हैं, जहां माननीय प्रधानमंत्री ने जो सम्मान सिख कम्युनिटी को दिया है, जो गुरु ग्रंथ साहब जी को सम्मान दिया है, वो किसी कांग्रेस के लीडर ने नहीं दिया जी। ये बात आज सिखों को समझ आनी चाहिए। आज गुरु साहिबजादों का देखिए, यहाँ कहाँ पर नेहरू का बनाते थे बाल दिवस, आज साहिबजादों का बाल दिवस, पूरे हिंदुस्तान में छुट्टी और बाल दिवस पे बड़े बड़े कार्यक्रम। और ये नहीं है कि धार्मिक कार्यक्रम और हम करते हैं, सरकारी कार्यक्रम। हम सिख हैं, हम तो करेंगे, हिंदू भी सिखों के भाई हैं। गुरुद्वारा में हमारा तो कोई होता नहीं है, गुरुद्वारा में हमारे हिंदू भी जाते हैं, हिंदू ज्यादा जाते हैं। आप दरबार साहब जाइए सिखों से भी। तो मैं समझता हूं कि ये जो धार्मिक हमारा और सरकारी लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कलेक्टर है, डिप्टी कमिश्नर है, वहां पर भी साहिबजादों का दिन जो है वो बनाया जा रहा है, सरकार भी बना रही है। ये देखो, ये पहली बार हुआ है। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो जम्मू कश्मीर के सिख हैं, हमारा तो पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनती है, वो पार्टी जिसने इतनी कत्लेआम की, इतने सिखों को उनके साथ तशद्दुद किया, हम उस पार्टी का नाम लेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी सिखों ने, सभी जो हमारे छोटी मोटी बातें हैं उनको, अच्छा यहाँ पर एक बड़ा मसला था कि हमारा जो मैरिज एक्ट लागू नहीं था, वो भी अभी हमने, मैं खुद भी मिला था माननीय होम मिनिस्टर जी जब आए थे, तो उन्होंने सीरियस लिया था, वो लागू हो गया है। तो इसी तरह जो भी हमारे सिखों के मसले हैं, जितनी तेजी से, सवाल ये उठता है कि आप जो बीजेपी के नेता हैं उनमें से चुनिंदा, आप सिख कम्युनिटी का एक फेस है, आपकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो बिल्कुल इनॉयड है उनको कैसे बनाया जाए, कैसे बनाया जाए। देखिए, यहाँ पर एक तो विचारधारा है, सिख एक बड़ी मार्शल कौम है। अब यहाँ कैसे विस्परिंग करके क्या लोगों को समझाया जाता है, बहुत कम लोग हैं, वो शोर ज़्यादा डालते हैं, लेकिन कम लोग हैं। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि सिख जम्मू कश्मीर का जो है वो मेजॉरिटी में भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा, वो कभी कांग्रेस को वोट नहीं देगा। अगर उनको 1984 याद है तो कभी भी सिख जो है वो कांग्रेस को वोट नहीं देगा। और आज जो माननीय प्रधानमंत्री ने जो हमारा सम्मान किया है, आज करतारपुर कॉरिडोर, आज हम सुबह जाएं शाम को घर आ सकते हैं। मैं खुद गया, जब कोरोना के बाद खोला तो सरकार की तरफ से यहाँ से मैं खुद गया और मैंने देखा कि कितना अच्छा हमें लगा कि हम सुबह गए शाम को घर आ गए। नहीं तो कोई सोच सकता था वो कॉरिडोर का खोलना। और यहाँ साहिबजादों को, यहाँ हमारे गुरु ग्रंथ साहब का जो सम्मान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, और किसी भी गुरपुरब पे मैं देखता हूँ हमेशा वो गुरुद्वारा साहब में गए होते हैं, दिल्ली में हैं, आगे हैं, पीछे, कहीं पर भी वो 2 घंटे 1.5 घंटा पूरा कीर्तन का आनंद लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी जो है ना, ये भारतीय जनता पार्टी, ये सिखों की पार्टी है। ये कहना कि कांग्रेस का ये टेम्परेरी फेस हो सकता है, लेकिन हमारे लोग जो हैं, सरजीत जी, पहले पार्टी बड़ी स्ट्रगल कर रही थी, गरीब थी, अब पार्टी संपन्न हो चुकी है। पिछली बीजेपी और इस बीजेपी में क्या अंतर देखते हैं आप? देखिए,
विनोद जी, जो दुनिया है ये 10 साल में बड़ी ज़बरदस्त चेंज हुई है। बदलाव। हमने मोबाइल लिया तो सिर्फ सुनने के लिए लेते थे, आज हमारे मोबाइल में पूरी दुनिया है। आज वो मोबाइल नहीं है कि सिर्फ मैं आपसे बात करता हूँ, अब मोबाइल में पूरी दुनिया, आपने क्या देखना है, क्या कुछ लेना, आपको किताब की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो इसी तरह अपग्रेड हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी भी अपग्रेड हुई है। जैसे पूरी दुनिया अपग्रेड हुई है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी भी अपग्रेड हुई है। और हमारे जो असूल थे, हमारी जो विचारधारा थी, उसके साथ लोग जुड़े, उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी भी मजबूती के साथ खड़ी होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर संपन्न है तो लोग, कार्यकर्ता डोनेशन देते हैं सब। हम लोग साल में एक बार सब कार्यकर्ता जो है अपनी जो हक लाल की कमाई है उसमें से पार्टी जो भी जिम्मेवारी लगाती है अपने मन से भी। लेकिन कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि आपके चुनाव जीतने का तुर्क का एक का ये है कि आप फिरका फिरस्ती फैलाते हैं, 80-20 की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद, गीता कुरान, शमशान की बात करते हैं, ये आरोप लगातार लगता है। देखिए, ये एक आपको भी पता है कि एक बड़े पिछले 5 साल से बड़े पेचीदा मसले थे। अब सबको पता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, उनका जन्म अयोध्या में हुआ। उन अयोध्या में वो रहे, वहाँ के राजा थे। अब दशरथ जी, सबको, हम छोटे छोटे थे, रामलीला देख के आज बड़े हुए हैं, एक एक सीन का पता है, सबको पता था। अब वहाँ पर अगर 300-400 साल पहले बाबर ने वो मंदिर तड़वाया, वहाँ मस्जिद बनवा दी, तो ये मैं समझता हूँ कि शरारती लोगों का, मुसलमान भी बहुत अच्छे हैं, मुसलमानों का भी कोई मुकाबला नहीं है। जैसे सिख हैं, हिंदू हैं, वो लोग भी आज देखिए श्रीनगर में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को कितनी जल्दी सब लोग कितनी जल्दी जुड़ रहे हैं। लेकिन वो एक शरारती एक राजा था जिसने, आपको पता है, उसके बाद औरंगजेब आया, उसने कितनी कत्लेआम की, पंडितों को धर्म चेंज के लिए गुरु तेग बहादुर जी का सिर काटा, फिर कितनी साहिबजादे शहीद हुए, ये लंबी दास्तां है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो आज जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पहुँची है, मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी बात है। और मेहनत से, अपनी आइडियालॉजी से, अपनी विचारधारा से आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आज बीजेपी है, तो ये हमें फ़ख्र भी होता है। और रही बात सिखों की, जैसे 2-3 बार बड़ी जगह हमें भी पूछते हैं, मुझे लगता है कि बहुत जल्द इस बार भी मेजॉरिटी वोट जो है सिखों का भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। कांग्रेस ये उम्मीद ना करे कि वो लोग 1984 भूल गए होंगे, या 15 से 20 हज़ार सिखों को कत्ल किया था, जो घर से बेचारे, जिनका कोई कसूर नहीं था। तो ये सब लोग जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपकी पार्टी पर एक डिसिप्लिन का टैग लगा रहता था कि आप बड़ी अनुशासित पार्टी हैं। आप विचारधारा की बात करते हैं, आपकी विचारधारा में हल्का हल्का बदलाव आना शुरू हो गया है। आप भी कांग्रेस की लाइन को टो कर रहे हैं। आपने 426 एमएलए खरीदे हैं और 4 गवर्नमेंट्स आपने गिराई हैं। देखिए, जब विचारधारा चेंज होती है ना, मैं समझता हूँ जो जीते हुए एमएलए हैं ना, बेशक नो डाउट के उनका एमएलए में अपना भी योगदान होता है, तो एक असंतुष्टि रहती है सभी पार्टियों में। तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी नहीं ये सोचा कि हम किसी को खरीदें। अब वहाँ पर ऐसी संतुष्टि, आप मध्य प्रदेश की बात कीजिए, मध्य प्रदेश में जो माधवराव सिंधिया का बेटा है, वो शायद तब वहाँ सर्वोच्च पद पे आना चाहता था, उसको नहीं बनने दिया, डिजर्व करता था, कमलनाथ। तो अब वो असंतोष था, तो उसकी अपना उसका पूरा फायदा आप उठाते हैं। नहीं, फायदा क्या है, अब वो वहाँ की लोकल पार्टी में तो नहीं न जाएगा, वो तो भारतीय जनता पार्टी में उसकी दादी रही है, तो उसके घर के पेरेंट्स, उसकी बुआ 2 बार वसुंधरा मुख्यमंत्री है, तो उनके दिमाग में तो विचारधारा थी, तो वो विचारधारा जो भारतीय जनता पार्टी उसमें आ गए। तो उसमें ये कहना कि खरीदना है, देखिए इतना बड़ा लीडर कोई भी बिकने वाला नहीं होता। जो महाराजा था, उसका पोता है, माधवराव सिंधिया का बेटा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई खरीद फरोख्त नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है। लोग जब देखते, अब देखिए ना, मुझे भी पता है हम जहाँ बैठे हैं यहाँ सुरक्षित हैं, हमें थोड़ा सा भी एहसास होगा गाड़ी में ही बैठे हुए हैं असुरक्षित हैं, तो हम संभलने की कोशिश करते हैं। यही हाल आज कांग्रेस का है। कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, सबको पता है। उनको पता है कि वो राहुल गांधी, जिसको पिछले मुझे लगता है कि 30 साल हो गया उसको लॉन्चिंग करते, हर बार लॉन्च करते हैं। अब हर आदमी दिमाग वाला ये सोचता है, यार बार बार इसको क्या
माधवराव सिंधिया का जो बेटा है या राजेश पायलट का जो बेटा है, अगर बेटे ही देखने हैं तो उससे ज़्यादा काबिल है, लेकिन वो नहीं आ सकते। वही बात आ गई ना, परिवारवाद। तो परिवार का जो सदस्य है उसको वो ज़बरदस्ती थोपना चाहते हैं। अब लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसकी थोड़ी बुद्धिमंद है क्या है, मतलब लोग तो उसको जब बातें सुनते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आज जो दौर चल रहा है और फ्यूचर में, आज देखिए मैं आपको बताता हूँ कि यही पाकिस्तान रोज़ हमें आंखें दिखाता था। ये पाकिस्तान यहाँ से रोज़ आए दिन फायरिंग में, बॉर्डर से रहता हूँ, वहाँ से डीडीसी हूँ, रोज़ आए दिन वहाँ हमारे जो लोग थे बेचारे वेल्थ फोर्स के, बीएसएफ के, उनको गोलियों से शहीद करता था। हमारे लोकल लोग खेत में जाते थे, कितनी गोलियों का शिकार होते थे, गोले फेंकता था। कहाँ आज पाकिस्तान? आप जाइए बॉर्डर पे, एक एक किसान ने वहाँ 1-1 करोड़ रुपए की कोठी बनाई है। आप देखिए जीरो बॉर्डर पे। पिछले जो भारतीय जनता पार्टी का शासन है जब से बिल्कुल शांति है, बिल्कुल कोई गोली नहीं। मैं कह रहा हूं इधर से गोले फेंको, वहां से गोली का जवाब नहीं आता। आपकी पार्टी पर यह आरोप लगता है कि आप अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करते हैं। मुरली मनोहर जोशी हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, यशवंत सिन्हा हो, जसवंत सिंह हो, बहुत सारे उदाहरण हैं। अब देखिए भारत रत्न दिया है लाल कृष्ण आडवाणी जी को। जी। आज ये जो पार्टी है इसकी स्थापना यहाँ माननीय हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी 1980 6 अप्रैल 1980 जिसके विषय में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, वो अध्यक्ष बने थे। और लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, और लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया है। माननीय प्रधानमंत्री स्वयं उनके घर गए, राष्ट्रपति स्वयं उनके घर गई, क्योंकि वो आने की स्थिति में नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ऐसी बात नहीं है कि बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते। अब एक एज है, एज फैक्टर है, जो बेचारे भारत रत्न में नहीं लेने आ सके तो घर में जाके उनका सम्मान किया। तो ऐसे ही ये पार्टी, यही एक पार्टी है, यहाँ कार्यकर्ताओं का सम्मान है जी। ये इसी बेस पे तो सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं करूँगा, पूरे भारत में काफ़ी सारे जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं वो आपके साथ जुड़ चुके हैं। कहीं यहाँ पर भी ये ना हो कि उनकी तादाद ज़्यादा हो जाए, आप पर भ्रष्टाचार का असर। देखिए यहाँ जो लोग आ रहे हैं जी, पहला नंबर तो बहुत सारे भ्रष्ट लोगों को भी पार्टी ने आने का न्योता नहीं दिया और मना कर दिया। मैं उनके नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो लोग आए हैं उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की आइडियालॉजी क्या है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा क्या है। यहाँ सब कार्यकर्ता हैं, यहाँ लीडर कोई नहीं है। तो यहाँ आज बड़ी ट्रांसपेरेंसी है। अब के बाद पहले क्या होता था, जब यहाँ मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, तो ट्रांसपेरेंसी लाते लाते आज प्रधानमंत्री जी को 10 साल लग गए। यही खातों की लोग बात करते थे, अपोजिशन वाले, कांग्रेस वाले, कि देखो जी खाते खोल दिए, पैसे नहीं। आज पता चल रहा है ना, अगर किसी का घर बनना है तो सीधा उसके अकाउंट में पैसा पूरा जाता है, कोई बचौलिया नहीं है। तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होगी। ऐसे ही पेंशन है, बेशक पेंशन 1000 रुपया जाती है, सीधी खाते में जाती है। नहीं तो हमें मालूम है कि जब 200 रुपये पेंशन होती, 50 रुपये 100 रुपये बीच में से खा जाते थे। आज ये जो ट्रांसपेरेंसी आई है ना, इससे करप्शन बहुत कम हुई है। मैं आपको ये बता रहा था कि जो CDF होता था, CDF क्या था कि जो भी मेंबर पार्लियामेंट कांग्रेस के टाइम होते थे वो उसमें 10% 20% लेके ठेकेदारों को दे देते थे। ये सबको पता है क्या होता था। आज ट्रांसपेरेंसी है, आज टेंडरिंग है। मैं अगर कार्यकर्ता हूँ, मैं जाऊँगा मेंबर पार्लियामेंट के पास के सर ऐसे ऐसे मेरा काम है, आप मुझे 5 लाख रुपया दो इस काम के लिए, वो दे देंगे। उसके बाद ये नहीं है कि वो काम मैंने करवाना है, वो टेंडरिंग है। जिसका मिनिमम रेट आएगा टेंडर का उसी को मिलेगा। ये नहीं है कि मैं कार्यकर्ता हूँ तो मुझे लगे। तो ये सारी ट्रांसपेरेंसी आई है। अब जो बाहर से भी आ रहे हैं उनको भी पता है यहाँ ये विचारधारा है, यहाँ ये पूरे हिंदुस्तान में लागू है। और आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगली बार शिक्षा प्रायोरिटी है। शिक्षा और करप्शन दो चीजें प्रायोरिटी हैं। ये बड़ी जड़ तक पहुंच चुकी है। जब तक स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का दौर रहा तब तक भारतीय जनता पार्टी पर यह इल्जाम नहीं लगे कि आप लोकतंत्र का गला दबा रहे हैं, और ना ही ये लगा कि आप संविधान को बदल सकते हैं। आज क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि आपने रणनीति बदली है, अपनी विचारधारा में बदलाव किया है। देखिए विनोद जी, मैं आपको बड़ी स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि ये जो आपने बात कही कि ये एक ऐसी बात है कि जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी 5 साल रहे थे, 4.5 साल में इलेक्शन करवा दी थी, ठीक है नहीं। आज 10 साल हो गया है नरेंद्र भाई मोदी जी को, और अगले 5 साल सबको पता है
कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा आने वाली है। अगले 5 सालों को लेकर के 5 साल नहीं, संशय कांग्रेस कहती है कि ये सब नहीं, मेरी बात सुनिए, अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दाहीन पार्टी है। तो अगर ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर लांछन नहीं लगाएंगे, उनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, तो इनको कौन सुनेगा। लेकिन सारा देश जानता है कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं है, उनकी कोई संपत्ति नहीं है, उनकी कोई जायदाद नहीं है, उनका कोई बेटा नहीं है, उनका कोई वारिस नहीं है। तो अब ये क्या करें। अब आज आके यहाँ अडानी और अंबानी की संपत्ति को भी उनके साथ जोड़ते हैं कि ये प्रधानमंत्री की संपत्ति है। देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट बता दूं, अडानी और अंबानी कोई भारतीय जनता पार्टी की देन तो है नहीं है। ये तो पहले भी अमीर थे भाई साहब। जब कांग्रेस का टाइम था तब भी अडवाणी जो मुकेश अंबानी ये नंबर 1 थे जी। और अडानी जो था, हम कब धारा, वो तेल था धारा जो जी। आज धारा, हाँ, तो ये कब के अमीर लोग हैं। ये कोई आज थोड़ी कोई बीजेपी के टाइम में अमीर हो गए। तो आपने देखा लिस्ट जो हमारी डोनेशन की थी, उनमें तो इनका नाम तक नहीं है। ये ऐसे जोड़ देना 2 लोगों को कि मुकेश अंबानी और अडानी जो हैं, अरे अंबानी तो यार पहले से पिछले कई सालों से उसके फादर धीरूभाई अंबानी इस देश के संपन्न परिवारों में से हैं। ऐसे ही अडानी हैं। भारतीय जनता पार्टी तो 10 साल से पहले भी तो वही टॉप थे। अब क्या हो गया। अब उनकी अगर उनका ग्रोथ बढ़ता है, देश में 50 लाख 60 लाख लोगों को रोज़गार दिया है उन्होंने। इसी तरह टाटा है, टाटा ने भी लाखों लोगों को रोज़गार दिया है। इसी तरह अंबानी के जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसमें कितनी दुनिया को रोज़गार मिल रहा है। ये लोग नहीं सोचते हैं। अरे ग्रोथ तो यहाँ देखिए, भारतीय जनता सारी हिंदुस्तान में सबको स्वतंत्रता है, सब लोग अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। तो बड़े सारे देशों में प्रतिबंध होता है, लेकिन भारत में बहुत सारे देशों में कोई भी बिजनेसमैन अच्छा काम करता है वो ऊपर जाता है। अब उसको ये जोड़ देना है ये मोदी जी के अडानी अंबानी है। अरे भाई, जब मोदी जी नहीं थे उसके पहले भी तो यही थे। तब किसके थे? तब राहुल गांधी के स्टेटमेंट को आप कैसे लेते हैं? उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है, संविधान को बदलती है, तो देश नहीं रहेगा, देश में आग लग जाएगी। संविधान को बदला ना, 370 तोड़ी है, कहाँ आग लगी। एक चूहे तक भी नहीं मरा कश्मीर में जी। जो गलत नीतियाँ हैं, जो गलत प्रावधान हैं, संशोधन हो रहे हैं, तो वो संविधान को कहेंगे संविधान को बदलना है। बहुत सारी त्रुटियां आज भी कह रहे थे कि 200 से ज़्यादा आज भी त्रुटियां हैं जिनको ठीक करना है। ऐसी बातें हैं संविधान में जो हमने अंग्रेजों का नकल की, ये हमारा कल्चर ही नहीं है, ठीक है नहीं। बहुत सारी ऐसे संविधान में संशोधन होने चाहिए जी, और होंगे और करने भी है। इसको कहेंगे ये संविधान को बदलना है, तो ये थोड़ी बात है। दफा 370 तोड़ दी तो संविधान को बदल दिया। अरे भाई, यहाँ पर आए दिन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों पे पत्थर फेंकते थे, बेचारे उनको गोलियां चलाते थे। आपस में कितने नौजवानों को मिलिटेंट बना के जो यहाँ की ये सरकारें हैं उनको गोलियों का निशाना बनाया। 50,000 से ज़्यादा लोगों की, नौजवानों की हत्या हुई। वो मिलिटेंट चाहे किसी का बेटा था। आज कैसे, कहाँ गए आज जी। आज कश्मीर में देखिए चलिए समझ लीजिए, आखिर में संदेश जी, आखिर में स्थापना दिवस पर अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाह रही हैं? देखिए, ये जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं कहूँगा कि हमें फ़ख्र होना चाहिए जी। हम भारतीय जनता पार्टी के परिवार से हैं, मोदी जी के परिवार से हैं, और हम ईमानदारी से पार्टी का विस्तार और पार्टी के विचारों को घर घर लेके जाएं, ताकि भारतीय जनता पार्टी आने वाले 100 साल तक हिंदुस्तान में राज करे और ये विचारधारा को आगे बढ़ाएं। यही हमारी सभी कार्यकर्ताओं का आज आह्वान भी है और इलेक्शन है। हम चाहते हैं कि हमारी जितनी भी सीट है, खास करके जम्मू की 2 जगह जो हमारे अनाउंस हुए हैं कैंडिडेट, ये भारी मतों से जीतेंगे। और पूरे हिंदुस्तान में भी हर कार्यकर्ता का काम है कि हम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मजबूत करें और मोदी जी के हाथ और भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत करें, तभी ये देश जो है ये नंबर 1 दुनिया में बनेगा। सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।